दोस्तों, संविधान संशोधन बिल के गिर जाने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन था और उनके राष्ट्र को संबोधन का हाल कुछ इस तरह था कि उनके अपने YouTube चैनल पर उनको 5000 लोग ही सुन रहे थे। आप सोचिए कि जिनकी लोकप्रियता के बारे में कहा जाता है कि ट्रंप की लोकप्रियता भी जिनके आगे नहीं टिकती है, उनका राष्ट्र के प्रति संबोधन इतने बड़े संविधान संशोधन बिल के गिरने के बाद उनको उनके YouTube चैनल पर केवल 5000 ही लोग सुन रहे थे। खैर, क्या कुछ हुआ? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के प्रति संबोधन में ऐसा क्या कह दिया जो सुनने के लिए 5000 लोग ही आए थे, और उसमें क्या कुछ था? सीधे भरत जी हमारे साथ खड़े हुए हैं न्यूज रूम में, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। लैपटॉप में नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं। भरत जी जी, प्रज्ञा जी, राष्ट्र के नाम संबोधन नरेंद्र मोदी जी का था, प्रधानमंत्री जी का था, लेकिन ये राष्ट्र के नाम संबोधन सिर्फ नाम था। दरअसल ये सिर्फ वोटर के नाम पर संबोधन था। तमिलनाडु में चुनाव होना है, बंगाल में चुनाव होना है, और तमिलनाडु और बंगाल का बार बार जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में किया। आपने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण जो है, राष्ट्र के नाम जो संबोधन है, भाषण माफ करिएगा, हालांकि था भाषण लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन इसका नाम था। आप देखिए 5734 लोग इसको देख रहे थे। एक बार और जब मैंने इसको खोल करके देखा कि प्रधानमंत्री जी का भाषण राष्ट्र के नाम संबोधन चल रहा है, तो फिर जनता कितना पगलाई हुई है कि भाई नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसको नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं यहाँ पर, दरअसल वो नारी शक्ति वंदन था भी नहीं, उसको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर 5734 लोग देख रहे थे। फिर एक बार मन नहीं माना, ये हुआ प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा है और 5000 लोग क्या गलत देख रहे हैं क्या? फिर एक बार खोल करके देखा तो फिर जब मैक्सिमम पीक पर थे तो 6788 लोग यहां पर देख रहे थे। इसके बाद गिरता चला गया, यानी कि प्रधानमंत्री जी के भाषण को ये इसलिए दिखा रहे हैं प्रज्ञा जी कि प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए जनता कितना ज़्यादा सीरियस थी। जिस बात को नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बार बार कहा कि माएँ माफ़ नहीं करेंगी, माताएं माफ़ नहीं करेंगी, बहनें माफ़ नहीं करेंगी, दरअसल दिस इज़ ओनली अ पॉलिटिकल स्टंट, और इसके सिवा ये कुछ नहीं था। मसला ये था कि प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में 23 तारीख को मतदान है, बंगाल में और तमिलनाडु में भी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करके रखिएगा। जनता कितना ज़्यादा परेशान है, माताओं बहनों पर कितना फर्क पड़ रहा है, ये इससे पता चलता है कि अपने भारतीय जनता पार्टी के YouTube पर प्रधानमंत्री जी को 6-7 हज़ार, चले मैक्सिमम 7,000 लोग भी रख लेते हैं, इतने लोग देख रहे थे। 125 करोड़, 130, 135, 140 करोड़ की आबादी में अपने देश के प्रधानमंत्री को उनके अपनी पार्टी के चैनल पर 6000-7000 लोग देख रहे हैं, और जहां पर पार्टी के जो फॉलोअर हैं उनकी बात बता दूं तो 6-7 मिलियन, 6.5 मिलियन के लगभग फॉलोअर हैं, वहां पर इतने लोग देख रहे हैं। चलिए, ये भी अलग बात हो गई, देखने दिखाने की बात अलग हो गई। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं, और पूरी भारतीय, अभी बयान सुनाऊंगा मैं आपको, प्रधानमंत्री जी जिस बात को कह रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कह रही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन पास नहीं होने दिया, तो सॉरी, दिस इज नॉट नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कांग्रेस कहती है कि हमने 131वां संविधान संशोधन बिल ये पास नहीं होने दिया क्योंकि ये एक चोर दरवाजा था जनगणना ना कराने का, और भारतीय जनता पार्टी ने ही ये मौका दिया अविश्वास का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लिखित में देने को तैयार नहीं हुई और आनन फानन में लेकर के इस बिल को आई। अगर भारतीय जनता पार्टी लिख करके और लिखित में देती कि हम जनगणना कराएंगे, जनगणना में हम जातिगत जनगणना कराएंगे, किसी बात की कोई दुविधा ही नहीं थी। एक बात और यहां पर उठती है प्रज्ञा जी कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ, सबने एक मत से टेबल बजाकर पारित करवाया। उस समय कांग्रेस ने यह कहा कि भाई नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया है तो 2032-34 तक लेकर के क्यों जाते हैं, अभी 2024 में लागू कर देते हैं। 2023 चल रहा है, 24 में चुनाव है और लागू कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही भाई? 545 सीटें, 545 में 33% महिलाओं के लिए रिजर्व कर दीजिए।
भाई अभी तुरंत जनगणना नहीं करा सकते तो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दीजिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी तब भी तो 2011 की जनगणना के आधार पर महिलाओं को रिजर्वेशन दे सकती थी, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। तब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्या तब आप महिलाओं के दुश्मन थे? जो बात आज विपक्ष के लिए कह रहे हैं, यही बात तो तब आपके लिए लागू होती है। चलिए 2011 की जनगणना पर भी आप नहीं कर सकते थे, कोई बात नहीं, 545 सीटें तो थी, 545 सीटों में महिलाओं को अधिकार दे देते। तब महिलाएं प्यारी नहीं थी क्या? 545 सीटों पर तो आपने महिलाओं को दिया नहीं है। वहां भी तो महिलाओं को 33% आरक्षण दे सकते थे। दरअसल नारी वंदन अधिनियम जब पारित हुआ तो पारित होने के बाद एक क्लॉज लगाया गया इसमें, जिसका नाम था 334A। 334A इस बात को कहता है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए पहले आपको जनगणना करानी पड़ेगी। जनगणना जब हो जाएगी, पता चल जाएगा कितने लोग किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, फिर उसके हिसाब से सीटें बढ़ेंगी। सीटें बढ़ेंगी, सीटें बढ़ने के बाद तब अधिकार मिलेगा। ये 334A भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जोड़ा। कांग्रेस कहती है कि हम लोगों ने डिमांड ही नहीं करी कि 334A इसमें आप जोड़ दीजिए। अब जब ये संविधान 131वां संविधान संशोधन बिल लेकर के आए, जिसमें नारी वंदन अधिनियम का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बार बार ये कहती है, जो 131वां संविधान संशोधन है प्रज्ञा जी, उसका नाम है 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, जो कि गिर गया। परिसीमन विधेयक 2026, जो कि गिर गया। केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक संशोधन विधेयक 2026, जो कि गिर गया। कहीं पर नारी वंदन अधिनियम या नारी और इसका जिक्र नहीं है। लेकिन दिस इज अ चोर दरवाजा। ये चोर दरवाजा ये इसलिए था, विपक्ष इसलिए कहता है क्योंकि इस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी जनगणना से बच जाती। हालांकि ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी, ये बात नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं गारंटी देता हूं कि जातिगत जनगणना करवाऊंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि किसी की कोई सीटें कम नहीं होंगी, दक्षिण में भी कम नहीं होंगी, यहां भी कम नहीं होंगी। लेकिन मोदी जी की गारंटी पर ही तो सबको शक है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचारी मेरा ताप नहीं सह पाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। भ्रष्टाचारी न जाने कितनी गारंटियां दी, गारंटी के ऊपर ही लोगों को शक है। तो फिर अब ये गारंटी कैसे मान ले संसद में? तो ये लेकर के आए 134A। जब 34A की जरूरत नहीं थी तब 34A ले आए कि नहीं नहीं, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जरूरी है कि परिसीमन कराया जाए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जरूरी है कि जनगणना कराई जाए। अब उसी 134A को पलटना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं, जनगणना की जरूरत तो नारियों को आरक्षण देने के लिए नहीं। हम एक काम करते हैं, 2011 की जनगणना उठाते हैं, उस जनगणना को अभी फिट करते हैं, उस हिसाब से 850 सीटें कर देते हैं संसद के भीतर, और उसमें फिर नारियों को। तो नारियां अगर इतनी प्यारी हैं, महिलाएं अगर इतनी दिल के करीब हैं, और उनको आरक्षण देने का इतना ज्यादा चिंतित है कोई पार्टी प्रज्ञा जी, तो फिर 545 सीटों पर ही दे सकती थी महिलाओं को आरक्षण। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, और ये केंद्र, ये देश के नाम संदेश कैसे चुनावी राज्यों के नाम के भाषण में बदलता हुआ दिखलाई देगा, आपको अभी समझ में आएगा। मैं उठाता हूं जरा लैपटॉप, सुनाता हूं। पहली क्लिप सुनिए मोदी जी। नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और भारतीय जनता पार्टी जो यहां पर कर रही है प्रज्ञा जी, अब वो वोटर को जगाने की, महिला वोटरों को जगाने की कोशिश है। क्यों? क्योंकि बंगाल में ऐसी कोई योजना नहीं चलाई है जिसमें महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डाल सकें। ऐसी कोई योजना नहीं है कि सीधे वोट खरीदा जा सके। सो ये करना पड़ेगा। खैर, नारियां सीधे, महिलाएं सीधे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें आ सकें, ऐसी कोई योजना नहीं है। तो राष्ट्र के नाम और महिलाओं के लिए इतनी चिंता दिखानी बनती है। आगे सुनिए।
और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोग के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोका। बस प्रधानमंत्री जी ने वोट नहीं मांगा इस नाम पर कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने गिरा दिया है, तो उसके नाम पर वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए। सिर्फ इतना नहीं कहा, बाकी प्रधानमंत्री ने सब कहा। पार्टियों के नाम किस तरीके से ले रहे हैं वो भी सुनाते हैं। नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से भी कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था। ये 40 साल से लटके हुए प्रधानमंत्री जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये छीनने के लिए नहीं था, ये देने के लिए था। अगर देने के लिए था तो ये याद 23 में भी आ सकती थी, 23 के बाद 24, 25 में भी ये याद आ सकती थी ये याद। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ प्रज्ञा जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम खारिज नहीं हुआ है, वैसे का वैसे ही है, जैसे का जैसे पास कराया गया था उसी जगह पर है। भाजपा को करना क्या है? भाजपा को करना यह है कि सीधे रास्ते पर चलना है। सीधे रास्ते पर ऐसे चलना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है, लागू हो चुका है। अब आपको जनगणना करानी है, परिसीमन कराना है और महिलाओं को अधिकार देना है। ये जो प्रचारित किया जा रहा है कि ये खत्म हो गया, गिर गया, बिल खत्म हो गया, महिलाओं के लिए बहुत जो है संकट का समय आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विपक्ष कहता है कि जनगणना, जातिगत जनगणना से बच निकलना चाहती थी, जिसके लिए ये सब किया जा रहा था। विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है और वो उन्होंने कामयाब होने नहीं दिया है। ये अब एक चीज और यहाँ पर निकल करके आती है, इस संशोधन का विरोध करवाकर विश्व को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियां, कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी, ये तीनों पार्टियां चुनावों में उतरी हुई हैं सपा को छोड़कर, क्योंकि सपा देश की जो है तीसरे नंबर की पार्टी है, तो सपा का नाम लेना आवश्यक है। लेकिन डीएमके, टीएमसी और कांग्रेस तीनों चुनावों में उतरी हुई हैं। तमिलनाडु में डीएमके चुनाव है, वहाँ पर ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव है, वहाँ पर टीएमसी और कांग्रेस दोनों जगहों पर चुनाव लड़ रही है 5 राज्यों के चुनावों में। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी पार्टियों का नाम लेना नहीं भूलते हैं। सुनाइए। टीएमसी, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियां इतने वर्षों से हर बार वही बहाने, वही कुतर्क गढ़ते आए हैं, बनाते आए हैं। कोई न कोई टेक्निकल पेंच फंसाकर ये महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते रहे। तो यहाँ पर पार्टियों के नाम मोदी जी ले रहे हैं। फिर एक और बयान है, सुना देता हूँ, आज जल्दी से। डीएमके के पास मौका था। यहाँ पर एक एक करके बड़ी चालाकी से पार्टियों के नाम लेते हैं। डीएमके के पास मौका था, टीएमसी के पास मौका था, कांग्रेस के पास मौका था, सपा के पास मौका था, लेकिन मौका मुना। बस सिर्फ और सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्र के नाम इस संबोधन में मोदी जी ने ये नहीं कहा कि ये बिल गिर गया है और इस गिरे हुए बिल की वजह से आप हमें वोट दीजिए, 5 राज्यों के चुनावों में आप हमको वोट दीजिए, सिर्फ इतना नहीं कहा है, बाकी सब उन्होंने कह डाला है कि वो डीएमके के पास मौका था कि वो और ज्यादा तमिल लोगों को सांसद, विधायक बना सकती थी, तमिलनाडु की आवाज और मजबूत कर सकती थी।
लेकिन उसने वो मौका खो दिया। टीएमसी के पास भी बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था, लेकिन टीएमसी ने भी ये मौका गंवा दिया। समाजवादी पार्टी के पास भी मौका था कि वो महिला विरोधी छवि होने के दाग को कुछ कम कर सके, लेकिन सपा भी इसमें चूक गई। समाजवादी पार्टी लोहिया जी को तो पहले ही भूल चुकी है। सपा ने नारी शक्ति तो राष्ट्र के नाम जो संबोधन था प्रज्ञा जी, वो वोट के नाम संबोधन टाइप का सुनाई दिया और दिखाई दिया। और एक जो बड़ी बात इसमें है कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिस बात की चर्चा बार बार भाजपा करती है कि ये गिर गया, इसको हटा दिया, दरअसल वो गिरा नहीं है, वहीं पर है जहां पर था, लागू है आज की तारीख में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास हुआ और उसको भारतीय जनता पार्टी ने अभी परसों नरसों रात 10 बजे आनन फानन में लागू किया। कब? तब जब संसद में इसी में संशोधन करने के लिए एक 131वां संविधान संशोधन लेकर के आई और फंस गई, जहां पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। वह भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती भी थी कि हम पास नहीं करवा पाएंगे। नंबर गेम्स में भारतीय जनता पार्टी से चालू चालाक कोई पार्टी है प्रज्ञा जी? अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी बिल या जो भी चीजों पर भारतीय जनता पार्टी ने संसद में किया है, उससे पहले तमाम लोगों की राय ली है, मशवरा लिया है, बातचीत की है, पार्टियों को भीतर से वोट अपनी तरफ लाने की कोशिश की है। बहुत सारे हथकंडे पार्टियां अपनाती हैं। यहां क्यों नहीं अपनाई जी? यहां क्यों नहीं अपनाई? यहाँ ट्विटर पर ही लिख दिया कि माताओं बहनों के लिए और अंतरात्मा की आवाज़ को जगाइए, फलाना करिए। जब आप कोई बिल लेकर के आते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये पास होगा कि नहीं पास होगा, और नहीं पास होने वाला होता है तो आप जो है लोगों से समर्थन मांगते हैं। कांग्रेस कहती है पूछा तक नहीं, बताया तक नहीं, इतनी हड़बड़ी में लेकर के आए कि मुंह से गारंटी दे रहे हैं कि मैं मुंह से गारंटी देता हूं कि इसमें जनगणना हम कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, हमारी बात मानो, हमारा ये करो। इतनी जल्दी में लेकर के आए। इतनी जल्दी किस बात की थी कि 3 दिन का विशेष सत्र बुला लिया? इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? ये तो किसी को समझ में नहीं है। सिर्फ आपको 850 सीटें करनी थी इसलिए, या फिर आपको वो भी नहीं करना था? आपको दरअसल कुछ नहीं करना था, आपको करना ही कुछ नहीं था। चुनाव सामने था, आपके चुनावों में भी लाभ मिल जाएगा। आपको वर्ल्ड लेवल पर भी इस समय करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक आतंकवादी देश वर्ल्ड लेवल पर बाकी सारी चीजें कर रहा है, तो बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम, शुरू करें विशेष सत्र लेकर प्रभु का नाम, और उसमें ये मालूम है कि ये तो गिरना ही गिरना है, ये गिरना ही गिरना। और गिरने का आलम ये प्रज्ञा जी कि 7:40-45 पर ये बिल गिरा, 7:50 तक जो है ये खत्म हुई संसद, और उसके बाद 10-15 मिनट में महिलाएं भाजपा की सब तख्तियां लेकर के आ गई संसद के भीतर और नारे लगाने लग गई। तो तैयारी पहले से थी, इतनी तैयारी थी कि सब कुछ एकदम फिट था, मालूम था कि होना क्या है, सब कुछ मालूम था। मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, वो वाला पूरा हाल यहां पर था। और अब देश में प्रचार किया जा रहा है, गिरा दिया, हाय गिरा दिया, हाय गिरा दिया, हाय गिरा दिया, बिल गिरा दिया, बिल गिरा दिया, महिलाओं के लिए धोखेबाज हैं ये लोग, फलाने हैं ये लोग, ढिमकाने हैं ये लोग, और राष्ट्र के नाम संबोधन। पूरी दुनिया छोड़ दीजिए, दुनिया तो खैर किसी और होरमुज खुलवाने में लगी हुई है, लेकिन पूरा देश ये देख रहा था कि भाई राष्ट्र के नाम संबोधन है, क्या चीज़ आएगी, कुछ बहुत बड़ा होगा। और लोगों की नकारात्मकता का आलम यह था कि खुद भारतीय जनता पार्टी के YouTube चैनल पर 6-7 हज़ार लोग जो है देख रहे थे, ये आलम था। बिल्कुल। तो किस तरीके से ये बिल गिरा और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र का संबोधन करने के लिए आए तो लोगों को लग रहा था कि वाकई ये राष्ट्र के प्रति संबोधन होगा और कुछ तो बड़ा होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा था कि देश विदेश में या फिर इंटरनेशनली राजनीति में या फिर इंटरनेशनली वॉर में ये जो चीज़ें हो रही हैं उस पर शायद कुछ प्रधानमंत्री आकर के बताएंगे कि क्या स्टैंड है, या फिर बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में चलने लगी कि अगर तेल संकट होगा तो क्या करना है, क्या कुछ होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कुछ बहुत बड़ा बोलेंगे। लेकिन
जो राष्ट्र के प्रति उनका संबोधन था वो चुनाव के प्रति संबोधन बनकर रह गया। और यही कारण था कि उनके अपने YouTube चैनल पर उनके अपने लोग ही होंगे जो 5-6 हज़ार लोग देख रहे थे, इससे ज़्यादा लोग नहीं देख रहे थे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए उल्टा चश्मा यूसी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने परिवार वालों से, दोस्तों से, यारों से, साथियों से करवाइएगा भी, क्योंकि सच्ची और असली खबर आपको यही मिलेगी। चलते हैं, नमस्कार।